तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद अब ये तय है कि वहाँ एक बार फिर शरिया कानून लागू किया जाएगा। वही शरिया कानून जो इसके पहले 1998 में तालिबान ने पूरे देश में लागू किया था। आपको बता दें कि शरिया कानून के चलते अफगान महिलाओं की ज़िंदगी दूभर हो जाती है और वो तिल तिल कर मरने के लिए मजबूर हो जाती हैं। मगर ऐसा नहीं है कि ये शरिया कानून अफगानियों पर जबरन थोपा जाता है। दरअसल 2013 में हुए एक सर्वे में हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ था कि अफगानिस्तान के 99% लोगों को शरिया कानून पसंद है। जाहिर सी बात है कि इस 99% लोगों में महिलाएं भी शामिल होंगी, या ये भी हो सकता है कि इस सर्वे में महिलाओं की मर्जी ली ही न गई हो, क्योंकि जब शरिया कानून के तहत उन्हें किसी पराये से बात करने की मनाही हो तो उनका सर्वे में हिस्सा लेना ही बेमानी लगता है। ये सर्वे किया था प्यू रिसर्च सेंटर ने, जो सामाजिक सर्वेक्षण करने वाली दुनिया की एक जानी मानी संस्था है। तो आइए थोड़ा शरिया कानून को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये है कौन सी बला। मगर उससे पहले थोड़ा तालिबान और उसके इतिहास को भी जान लेते हैं। तालिबान शब्द सुनते ही हमारे जहन में जो छवि सामने आती है उसमें एक बड़ी सी दाढ़ी वाला एक ऐसा आदमी दिखता है जो कुर्ता और ऊंचा पैजामा पहने हुए हो। इसके साथ ही सिर पर एक बड़ी सी और बेतरतीब तरीके से पगड़ी बंधी हो। इन सब के अलावा जो चीज़ सबसे ज़्यादा आइकॉनिक है वो है उसके कंधे पर एक लटका ऑटोमेटिक राइफल और दूसरे कंधे पर लटका गोलियों का पट्टा। यहाँ ये हम साफ कर दें कि ये छवि एक सामान्य अफगानी नागरिक की नहीं है, बल्कि तालिबानी विचारधारा के लोगों की है। तालिबान अरबी भाषा का शब्द है जिसका पश्तो भाषा में अर्थ है छात्र। अब कंधे पर राइफल ये छात्र कहाँ से पढ़कर निकलते हैं, क्या पढ़कर निकलते हैं, इनकी शिक्षा कैसी होती है, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा लीजिए। दरअसल अफगानिस्तान में कई छोटे छोटे कबीले हैं जो काफ़ी ताकतवर माने जाते हैं। कहा जाता है कि आज तक कोई भी साम्राज्य लंबे समय तक इन कबीलों पर अपनी हुकूमत नहीं चला सका है, और वर्तमान में अमेरिका का उदाहरण दुनिया के सामने है। तालिबान की शुरुआत 1990 या इसके थोड़ा सा पहले से मानी जाती है, जब अफगानिस्तान में सोवियत संघ का कब्जा था। मगर 1990 में सोवियत संघ के अफगानिस्तान से निकलने के बाद वहाँ के इन कबीलाई लड़ाकू गुटों में संघर्ष शुरू हो गया। इन गुटों में एक गुट ऐसा था जिसका नेतृत्व पश्तून कबीले का मुल्ला मोहम्मद उमर कर रहा था। मुल्ला उमर ने ही तालिबान की स्थापना की थी, जो आगे चलकर सबसे ताकतवर गुट बन गया। 1994 आते आते मुल्ला मोहम्मद उमर के नेतृत्व में तालिबान गुट ने अफगानिस्तान के ज़्यादातर हिस्सों पर कब्जा जमा लिया। 1996 में आखिरकार तत्कालीन अफगान राष्ट्रपति मोहम्मद नजीबुल्लाह की जघन्य हत्या के बाद तालिबान ने समूचे अफगानिस्तान पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था। दरअसल मोहम्मद नजीबुल्लाह युवा काल में ही कम्युनिस्ट विचारधारा वाली पार्टी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान से जुड़ गए थे और सोवियत संघ की मदद से ही सत्ता में आए थे। तालिबान की नज़र में नजीबुल्लाह एक ऐसा कम्युनिस्ट मुसलमान था जो अल्लाह में विश्वास नहीं करता था, और तालिबान को ये मंजूर नहीं था कि अल्लाह में विश्वास न करने वाला कोई भी शख्स अफगानिस्तान की सत्ता में बैठे। हालांकि नजीबुल्लाह की मौत से पहले संयुक्त राष्ट्र संघ ने उन्हें बचाने की काफ़ी कोशिश की और अफगानिस्तान से बाहर निकालना भी चाहा, मगर तालिबान से दुश्मनी मोल लेने से बचने के लिए किसी भी देश ने उन्हें अपने यहाँ शरण देने से इनकार कर दिया। हालांकि भारत ने उस मुश्किल दौर में भी नजीबुल्लाह की पत्नी और बेटियों को शरण दी थी। 1992 में तालिबान के अफगानिस्तान में बढ़ते प्रभाव को देखकर राष्ट्रपति नजीबुल्लाह ने भी देश छोड़ने की कोशिश की थी, मगर तालिबान के प्रभाव वाले लोगों ने उनकी कोशिशों को कामयाब नहीं होने दिया। दरअसल तालिबान लोगों के सामने नजीबुल्लाह को एक उदाहरण के तौर पर पेश करने का मन बना चुका था। हालात ये थे कि 1992 से लेकर अपनी मौत के दिन तक नजीबुल्लाह को संयुक्त राष्ट्र के कंपाउंड में अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ी थी। सितंबर 1996 में काबुल पर तालिबान की जीत के साथ ही तालिबानी लड़ाके संयुक्त राष्ट्र के उस कंपाउंड में घुस गए और नजीबुल्लाह को उनके भाई समेत घसीट कर बाहर लाया गया। इस दौरान नजीबुल्लाह और उनके भाई को बेरहमी से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। इतना ही नहीं, तालिबानियों ने नजीबुल्लाह की लाश को एक ट्रक के पीछे बांधकर सड़कों पर घसीटा और आखिर में उनकी लाश को काबुल के आरियाना चौक पर एक लैंप पोस्ट पर टांग दिया। उसी के साथ ही नजीबुल्लाह के भाई की भी लाश लटका दी गई थी। इसके बाद 1998 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर देश पर शासन शुरू किया तो कई फरमान जारी किए और पूरे देश में लागू हुआ शरिया कानून। आइए अब आपको बताते हैं शरिया कानून के बारे में। शरिया कानून इस्लाम की एक कानूनी प्रणाली है जो कुरान और इस्लामी विद्वानों के फैसले पर आधारित है।
ये कानून मुसलमानों की दिनचर्या के लिए एक आचार संहिता के रूप में काम करता है। शरिया कानून मुसलमानों के जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर सकता है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा वर्जन लागू किया जाता है और इसका कितनी सख्ती से पालन किया जाता है। दरअसल पाकिस्तान को छोड़कर लगभग हर मुस्लिम मुल्क ने अपने अपने तरीके से शरिया को अपने यहाँ लागू किया है। मुस्लिम ब्रदरहुड के लिए शरिया कुछ अलग स्वरूप लिए है, सलाफियों के लिए अलग है और तालिबान, IS और बोको हरम के लिए भी कुछ अलग है। तालिबान ने अफगानिस्तान में अपने 5 सालों के कार्यकाल में शरिया का सबसे सख्त स्वरूप लागू किया। तालिबान ने दोषियों को कड़ी सजा देने की शुरुआत की। हत्या के दोषियों को फांसी की सजा दी जाती तो चोरी करने वालों के हाथ पैर काट दिए जाते। पुरुषों को दाढ़ी रखने के लिए कहा जाता तो स्त्रियों को बुर्का पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। शरिया कानून के तहत अंग भंग और पत्थरबाजी को भी सही ठहराया गया। इस कानून के तहत क्रूर सजाओं के साथ साथ विरासत, पहनावा और महिलाओं से सारी स्वतंत्रता छीन लेने को भी जायज ठहराया जाता है। शरिया कानून के तहत तालिबान ने देश में किसी प्रकार के गीत संगीत को बैन कर दिया था। इस बार भी कंधार रेडियो स्टेशन पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने गीत बजाने पर पाबंदी लगा दी है। वहीं पिछली बार चोरी करने वालों के हाथ काट दिए जाते थे। तालिबान के शासन के तहत महिलाओं को प्रभावी रूप से नज़रबंद कर दिया गया था और उनकी पढ़ाई लिखाई पर पाबंदी लगा दी गई थी। वहीं 8 साल से ऊपर की सभी उम्र की लड़कियों के लिए बुर्का पहनना अनिवार्य था और वो अकेले घर से बाहर नहीं निकल सकती थीं। मज़े की बात तो ये है कि इस्लाम में औरतों को कई सारे अधिकार दिए गए थे। उन्हें पढ़ने का, काम पर जाने का, अपनी मर्जी के मुताबिक शादी करने का, संपत्ति का अधिकार तक है। लेकिन जितनी भी कट्टरपंथी व्याख्याएं हैं वह इन सारे कानून को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर केवल अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती हैं। उनका पूरा जोर आधी आबादी की स्वतंत्रता और उनके अधिकारों को कुचलने में लगा रहता है। इसमें कोई शक नहीं कि अफगानिस्तान में भी बहुत बड़ी आबादी ऐसी ही है जो तालिबान को पसंद करती है, जो मन से चाहते हैं कि उनके देश में तालिबानी कानून चले। ऐसा नहीं कि ऐसे लोग सिर्फ अफगानिस्तान में ही हैं। दरअसल इस तरह की सोच वाले लोग हर देश में हैं। भारत में भी तालिबान की जीत पर प्रसन्न होने वालों के असंख्य ट्वीट इस बात की गवाही दे रहे हैं। एक बात और आपको बता दें कि उस वक्त तालिबान ने बहुत लंबे समय तक अफगानिस्तान में हुकूमत नहीं चलाई थी। उसने मात्र 5 साल ही अफगानिस्तान में राज किया था, मगर इन 5 सालों में ही उसने अफगानिस्तान के इतिहास को बदल कर रख दिया था। और सिर्फ इतिहास को बदला ही नहीं था, बल्कि अफगानिस्तान के इतिहास को तकरीबन ख़त्म भी कर दिया था, जिसका साक्षात उदाहरण बामियान की बौद्ध मूर्तियाँ थीं। करीब 1500 वर्षों से कायनात के हर आपदा को झेलती हुई ये मूर्तियाँ वहाँ खड़ी थीं, मगर तालिबान के मात्र 5 साल के कार्यकाल में इन मूर्तियों को नेस्तनाबूद कर दिया गया और इसी के साथ नेस्तनाबूद हो गया 1500 साल पुराना इतिहास भी। एक बार फिर अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में है और अफगानिस्तानी सेना या तो भाग गई है या फिर आत्मसमर्पण कर चुकी है। वैसे आपको बता दें कि अफगानिस्तान का इतिहास ही रहा है आक्रमणकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर देने का। सिकंदर हो, तैमूर हो, बाबर हो या मध्य एशिया से निकला कोई भी लुटेरा, अफगानिस्तान की धरती पर कभी किसी का प्रतिरोध नहीं हुआ और वो सीधा बिना किसी रोक टोक के भारत की सीमा तक आ जाता था। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मोहम्मद गोरी और महमूद गजनवी जैसे आक्रमणकारी अफगानी थे, तो आपको बता दें कि ये दोनों मध्य एशिया के उन्हीं बर्बर कबीलाई संस्कृतियों से निकले थे जहाँ से तैमूर लंग और बाबर आदि आए थे। मोहम्मद गोरी मूलतः तजाकिस्तान का था और महमूद गजनवी का बाप सुबुक्तगीन मूलतः तुर्क था। वो तो पंजाब, सिंध, गुजरात और राजस्थान के बहादुर योद्धा थे जिन्होंने हर बार इन आक्रमणकारी आतंकवादियों का सामना कर उन्हें भारत की सीमा तक ही रोके रखा, वरना तो अफगान पिछले 2000 वर्षों से केवल सरेंडर ही कर रहे हैं। तालिबान के अफगानिस्तान पर इस बार दोबारा हुए कब्जे के दौरान एक बार फिर बुद्ध की एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें दिख रहा है कि एक तालिबानी लड़ाका बुद्ध की मूर्ति पर अपनी राइफल को टिकाकर बैठा हुआ है। चीन के माओ त्से-तुंग ने कहा था कि सत्ता की चाबी बंदूक की नली से निकलती है। ये इस तस्वीर से भी जाहिर हो रहा है कि सत्ता का युद्ध एक बार फिर बंदूक से ही जीता गया है और अहिंसा चुपचाप उसे देख रही है। सच तो ये भी है कि देती हमें आज़ादी बिना खटक बिना ढाल, ये सिर्फ फिल्मी गाने भर ही हैं। वास्तविक संसार में उसका कोई मूल्य नहीं है। खैर, आज एक बार फिर पूरे अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो चुका है और एक बार फिर दांव पर लगा है अफगानिस्तान का इतिहास। क्या इस बार भी अफगानिस्तान का इतिहास बदलेगा और मिटेगा, या फिर ये तालिबान वो नहीं है जो 20 साल पहले था?
अफगानिस्तान का इतिहास अब तालिबान के भविष्य में है। थोड़ा इंतज़ार कीजिए, क्योंकि वर्तमान में जो दिख रहा है वो शायद भविष्य न हो, और जो भविष्य में होगा वही अफगानिस्तान का इतिहास बनेगा। वैसे अफगानिस्तान में जो हुआ उसमें आप लोगों को कुछ अजीब नहीं लग रहा? जिस तरह अमेरिका के जाते ही मात्र 2 महीने में तालिबान ने देश पर कब्जा कर लिया है, उससे तो ये साफ पता चल रहा है कि ये सत्ता का हस्तांतरण है। दरअसल ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है, जिसका खाका पहले ही खींचा जा चुका था। अमेरिका ने तालिबान के साथ एक गुपचुप संधि के तहत तालिबान को सत्ता सौंप दी है। सबूत के तौर पर इस सत्ता हस्तांतरण के लिखित और कागजी दस्तावेज भी हैं, जिसका खुलासा हम किसी और वीडियो में करेंगे। एक बात और, इस सत्ता हस्तांतरण के पीछे भी एक बड़ा राज छिपा है, जिसका कनेक्शन कोरोना से है। इस बात का भी खुलासा हम जल्द करेंगे। नमस्कार।